अस्सलाम वालेकुम। आज हम इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस मैथमेटिक्स कोड 1349 का चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट करवाया था, जिसके आई थिंक 3 पार्ट्स बने थे। एक इंट्रोडक्शन का, फिर एक एग्जांपल्स का बन गया था और फिर एक्सरसाइज का। आपका चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। आज हमें बेसिकली, वैसे अगर हम सीक्वेंस से चलें तो आज हमें बिज़नेस फाइनेंस पार्ट 2 स्टार्ट करना चाहिए था, चैप्टर नंबर 2। लेकिन मैं आपको चैप्टर नंबर 4 ये आपका बन रहा है, ये स्टार्ट करवाना चाहिए था, लेकिन मैं आपको ये स्टार्ट नहीं करवा रही। मैं इसके बजाय आपको चैप्टर नंबर 5 पहले करवा रही हूँ। उसके पीछे की लॉजिक ये है कि मैंने भी आपको रिसेंटली चैप्टर नंबर 3 कवर करवाया है, चैप्टर नंबर 2 कवर करवाया है, दोनों के अंदर फार्मूला से, तो फिर आप मिक्स हो जाओगे, ठीक है। क्योंकि इतने ज़्यादा फार्मूलाज इकट्ठे हो जाएंगे ना एक दफ़ा जब आप कर रहे होंगे ना, तब तो आपको बहुत आसान लगेगा और इनके दरमियान डिफरेंस भी रहेगा, लेकिन आप पेपर के दिन ना भूल जाओगे। अब ये चैप्टर नंबर जो 3 है और जो चैप्टर नंबर 4 है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। इनमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, लेकिन मैंने कहा है कि एक दफ़ा आपको चैप्टर नंबर 3 तक करवा के पहले आपको आसान चैप्टर्स करवा देती हूँ, उसके बाद लास्ट पे फिर मैं आपको ना चैप्टर नंबर 4 भी करवा दूंगी। इस तरीके से आपको फार्मूलाज मिक्स नहीं होंगे, ठीक है। और ये लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये तो आप सबको आता ही होगा। इससे ही क्या होगा कि थोड़े से टाइम में ना आपका ये चैप्टर एक पूरा कवर हो जाएगा, ठीक है। और आपके जो पुराने कॉन्सेप्ट्स हैं ना, वो एक दफ़ा रिफ़्रेश हो जाएंगे, ठीक है। ये आपका चैप्टर नंबर 5 है। और फिर आपका चैप्टर नंबर 6 आई थिंक फंक्शन से रिलेटेड है, वो मैं आपको नहीं करवाऊँगी, क्योंकि बेसिकली अगर आप 9 चैप्टर में से 5 चैप्टर कर लो ना, 5 to 6, तो आपका पेपर हो जाता है। लेकिन मैं आप लोगों को 8 चैप्टर्स करवाऊँगी, फंक्शन वाला चैप्टर नहीं करवाऊँगी, क्योंकि वो मुझे खुद नहीं आता। तो उस चैप्टर को छोड़ के बाकी मैं 8 चैप्टर्स आप लोगों को कंप्लीट करवाऊँगी, एग्जांपल्स भी करवाऊँगी और एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन भी करवा दूँगी, ठीक है। तो आज हम ना चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे, लीनियर, क्वाड्रेटिक और सैलिमिटेरियस इक्वेशन। अब आप पेज नंबर 54 ओपन करें। सबसे पहले इसका इसी के ऊपर से इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। सबसे आपका ये जो चैप्टर है ना, इसके अंदर बेसिकली 3 टॉपिक्स हैं, लीनियर, क्वाड्रेटिक। हम जो स्टार्ट लेंगे वो लीनियर इक्वेशन से लेंगे, ठीक है। पहले लीनियर इक्वेशन का इंट्रोडक्शन देखेंगे, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म देखेंगे, उसके बाद इसकी एग्जांपल सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और फिर थर्ड टाइप पे जाएंगे, ठीक है। अच्छा देखिए, आप इसकी डेफिनेशन खुद पढ़ लीजिएगा। जो लीनियर इक्वेशन होती है ना, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ना, इसको हमेशा पढ़ा करें कि हर जो इक्वेशन होती है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या आती है। इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो है ax + by = c, ठीक है। इसमें ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेयर ए बी एंड सी आर कॉन्स्टेंट। इसमें जो ए बी और ये ए बी और सी ये कांस्टेंट होते हैं, ठीक है। इनके आंसर हम चेंज नहीं कर सकते, इनकी वैल्यूज़ को हम बिल्कुल चेंज नहीं कर सकते। लेकिन जो यहाँ पे एक्स और वाई है ना, ये दोनों वेरिएबल होते हैं। वेरिएबल का क्या मतलब है, हम इनकी वैल्यूज़ होती है ना, वो चेंज होती रहती हैं, वेरी करती रहती हैं, डिफरेंट होते हैं। और यहाँ पे वेरिएबल में ज़रूरी नहीं है कि आपको क्वेश्चन में एक्स और वाई लिख के दें, ठीक है। यहाँ पे वो कोई भी वेरिएबल चूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैथ में आप ज़्यादा देखो ना तो आपको हमेशा एक्स और वाई नज़र आते हैं। कहीं पे आपको एम एन ओ पी के ओ आर इस तरह के नज़र आते नहीं हैं, लेकिन आप वेरिएबल में कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है कि ये देखें, ये आपके पास एक एग्जाम्पल गिवन है, यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है 5x। अब ज़रूरी नहीं है वो वेरिएबल को रिप्रेजेंट करने के लिए x ही यूज़ करें या y ही यूज़ करें। वो यहाँ पे 5m भी लिख सकते हैं, ठीक है। वो यहाँ पे n भी लिख सकते हैं, o भी लिख सकते हैं, p भी लिख सकते हैं। तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वेरिएबल में वो क्या चीज़ चूज़ करते हैं, ठीक है। तो आपने याद रखना है कि ये दोनों वेरिएबल्स होते हैं, x और y, इनकी वैल्यूज़ भी चेंज होती रहती हैं, ठीक है। और इसके बाद ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट लिखी हुई है, a एंड b कैन नॉट बी इक्वल टू 0, यानी कि जो a होता है और b होता है वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होता। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये इक्वेशन आती होगी, लीनियर, क्वाड्रेटिक और थर्ड टाइप है, वो मुझे प्रोनाउंस करनी नहीं आती, क्योंकि पता नहीं क्या होता है कि वो मुझसे प्रोनाउंस नहीं होती, ठीक है। तो मैं उसे थर्ड टाइप का नाम दूंगी, आप फिर समझ जाना कि मैं ये जो लिखी है ना, ये वाली टाइप, इसकी बात कर रही हूँ, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 1 देखें। इसमें लिखा हुआ है 5x - 10 = 3x + 6, यानी कि 5x आपके पास एक वैल्यू है
उसके अंदर ये जो आपके पास तीनों इक्वेशन के टाइप्स हैं ना, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इससे बेसिकली हम करते हैं क्या, हम इससे x की वैल्यू फाइंड करते हैं। जब हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं ना, तो हम इससे कोई भी चीज़ फाइंड कर सकते हैं, हाइट फाइंड कर लेते हैं, कितनी चीज़ें हैं जो हम x से फाइंड करते हैं। बल्कि मैथ में हर चीज़ ही तकरीबन हम x को सपोज करते हैं और x के सपोज करने से हम वो चीज़ फाइंड कर लेते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से ना हम इस x से क्वेश्चन फाइंड करना सीखेंगे, ठीक है। अब ये देखें कि ये आपके पास एक इक्वेशन है और इसका जो सोल्यूशन मैं आपकी बुक में भी थोड़ी देर पहले देख रही थी ना, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड करके लिखा हुआ है। ये मतलब ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन ना ये मुझे कॉम्प्लिकेटेड लगा है इसका सोल्यूशन, यानी कि बेफजूल मुझे इसमें स्टेप्स लगे हैं। तो मैं आप लोगों को ना ये खुद सॉल्व करवाती हूँ, ठीक है, इसके आसान वर्जन में, क्योंकि मैंने अभी तक 3 चैप्टर्स आप लोगों को करवाए और उसमें जो एग्जांपल्स हैं वो मैं आप लोगों को बुक के ऊपर से कवर करवाती रही हूँ। लेकिन इसमें मेरा दिल है कि मैं आप लोगों को खुद सॉल्व करवाऊँ, क्योंकि ना इसमें अननेसेसरी स्टेप्स गिवन हैं। तो ये वाली प्रॉब्लम नंबर एग्जांपल नंबर 1 और टॉपिक क्या है, लीनियर इक्वेशन, ठीक है। लीनियर इक्वेशन में हम एग्जांपल नंबर 1 को कैसे सॉल्व करते हैं। अब ये जो इसकी ये फॉर्म होती है ना इक्वेशन की, ये देखें ना यहाँ पे लिखा हुआ है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन। ये जो हमारे पास इक्वेशन की फॉर्म होती है ये लीनियर होती है। आगे फिर जब सेकेंड थर्ड पे जाएंगे फिर आपको पता चलेगा कि क्वाड्रेटिक का क्या होता है, क्या फ़र्क होता है। आप डेफिनेशन खुद पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, अब देखें ये मैंने भी आपको बताया कि हम किस कोड की क्लास ले रहे हैं। उसके बाद आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन देखेंगे, एग्जांपल देखेंगे। हमने बेसिकली इस चैप्टर के अंदर कितने टॉपिक्स क्लियर करने हैं, लीनियर, क्वाड्रेटिक और ये थर्ड टाइप, ठीक है। अब देखें कि जो लीनियर इक्वेशन है ना, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax + by = c, ठीक है। इसमें a और जो a, b और c ये जो तीनों होते हैं ना ये कांस्टेंट होते हैं, इनकी वैल्यूज़ फिक्स होती हैं, हम इनको चेंज नहीं कर सकते। लेकिन x और y ये वेरिएबल होते हैं, इनकी वैल्यूज़ वेरी करती रहती हैं, चेंज होती रहती हैं। लेकिन आपने याद रखना है इसकी जो नेसेसरी कंडीशन है ना, इसमें जो वैल्यू a होती है और b वो उसका आंसर 0 के इक्वल नहीं हो सकता, ठीक है। ये इसका छोटा सा इंट्रोडक्शन था लीनियर इक्वेशन का। और ये ऐसी क्वेश्चन होती है जिसकी पावर 1 होती है। जैसे ये देखें ना, ये इसमें वेरिएबल इसकी पावर 1 है और 1 हमने जब किसी वेरिएबल की पावर 1 होती है ना, तो हम उसके ऊपर 1 कभी भी नहीं लिखा हुआ था कि जिस वेरिएबल के ऊपर कुछ नहीं ना होता तो उसका मतलब होता है उसकी पावर 1 है। लाइक आगे जो आपके टाइप स्टार्ट होंगी ना, उसमें कुछ ऐसी होंगी जिनकी यहाँ पे 2 लिखा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं ना लिखा हुआ, इसकी कोई पावर नहीं लिखी हुई, यानी कि ये 1 है। तो ये आपकी 1 वाली जो है ये आपकी लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। इसकी पावर क्या है, दोनों वेरिएबल्स की 1, और जिनकी वेरिएबल्स की पावर 1 होती है, ठीक है, वो हमारे लीनियर इक्वेशन में आता है, ठीक है। अब यहाँ से मैं आपको स्टार्ट करवाती हूँ एग्जांपल नंबर 1 से। अच्छा ये देखें, ये आपके पास एग्जांपल नंबर 1 है। क्वेश्चन आपके पास ये गिवन था एग्जांपल में। अब ये लिखा हुआ है 5x - 10 = 3x + 6, ठीक है। अब आपको पता है कि जब भी हम मैथ में क्वेश्चन कर रहे होते हैं ना, एक्स वाली या वेरिएबल से रिलेटेड जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं ना, उसको एक साइड पे कर लेते हैं और कांस्टेंट वैल्यूज़ को एक साइड पे कर लेते हैं। लेकिन आप ये साइड अपनी पसंद से चूज़ कर सकते हो। आप अपनी मर्ज़ी से सारी एक्स वाली वैल्यूज़ को या कोई भी वेरिएबल यहाँ पे गिवन होता उसकी वैल्यूज़ को इस साइड पे लिख लेते और कांस्टेंट वैल्यू को इस साइड पे लिख लेते। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप अपनी मर्ज़ी से साइड चूज़ कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे कोई प्रॉपर रूल नहीं है कि आपने बस यहाँ पे ही वेरिएबल लिखने है साइड पे। लेकिन मैं हमेशा क्या करती हूँ कि ये जो वेरिएबल्स की वैल्यूज़ होती है ना, पूरी कोशिश करती हूँ कि इनकी जो वैल्यूज़ है ना वो इस साइड पे आए और कांस्टेंट वैल्यूज़ को इस साइड पे लिखूँ, ठीक है। अब ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब ये ना माइनस का साइन ये नहीं है कि 5 में से हम 10 को माइनस करें तो 5 आए, नहीं। ये ना वेरिएबल वाली जो वैल्यू होती है ना वो और होती है। हम वेरिएबल वाली वैल्यू से कांस्टेंट वैल्यू को कभी माइनस नहीं कर सकते। ये भी वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है। ये आपस में माइनस प्लस कुछ माइनस प्लस नहीं हो सकते, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब ये आपस में सॉल्व नहीं हो सकते, ये आपस में सॉल्व नहीं हो सकते, तो इसका क्या सोल्यूशन है कि सारे दोनों साइड के जो वेरिएबल वाली वैल्यूज़ हैं उनको एक साइड पे कर लेते हैं, कांस्टेंट वैल्यूज़ को एक साइड पे कर लेते हैं, ठीक है। तो फिर ये इनका जो सोल्यूशन है वो पॉसिबल हो जाएगा। अब यहाँ पे 5x है, ये तो अपनी जगह पे ठीक है, तो 5x अपनी जगह पे ही रखेंगे। लेकिन ये 3x इस साइड पे, हम इस साइड से भी इस साइड पे लेके आना चाहते हैं उसको सॉल्व करने के लिए। मैंने आपको बताया था, जब से मैंने आपकी क्लासेस स्टार्ट की है मैंने आपको बताया है कि जब हम वेरिएबल की साइड वैल्यू की साइड चेंज करते हैं उसका साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे भी हम इसके प्रॉपर साइड चेंज कर रहे हैं। यहाँ पे ये साइन, इसका साइन साथ नहीं लगा हुआ, लेकिन जिस वैल्यू के साथ साइन नहीं ना लगा होता उसका मतलब है कि वहाँ पे प्लस है, ठीक है।
तो यहाँ पे प्लस है बेसिकली, ठीक है। अब जब मैं इसकी साइड को चेंज करूँगी तो इसका साइन किस में हो जाएगा, -3 में। ये +3x है तो यहाँ के -3x है। अब सपोज़ अगर आप इस साइड ये वाली साइड चूज़ करते हो अपने वेरिएबल के लिए तो आपका 3x अब इसी जगह पे रहेगा। आप 5x को इस साइड पे लेकर जाना चाहते हो तो ये 5x भी बेसिकली प्लस में है, तो ये 5 है, उधर जाके -5x हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम अपने मेरे लिखे हुए सोल्यूशन के मुताबिक करें तो मैंने यहाँ पे +3x था, मैं इधर लेके कि आई -3x हो गया, इक्वल टू का साइन 6 अपनी जगह पे, ठीक है। मैं इसकी साइड चेंज नहीं कर रही, अपनी जगह पे रहेगा। यहाँ पे -10 था, मैंने इसकी साइड चेंज की तो ये +10 हो गया, ठीक है, यानी कि इसका भी साइन चेंज हो गया। अब ये 5x में से, अब ये दोनों वेरिएबल हैं, ये दोनों कांस्टेंट हैं, ये आपस में सॉल्व हो सकते हैं, ये आपस में सॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये चीज़ें आपस में सॉल्व नहीं हो सकती थी। अब 5x में से 3x को माइनस करें तो क्या आएगा, 2x। 6 में 10 को ऐड करें तो क्या आएगा, 16, ठीक है। अब देखिए ना ये किला सॉल्व हो सकता है ना ये सॉल्व हो सकते हैं, तो हमने आगे तो क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे, और इस क्वेश्चन में हमने फाइंड भी क्या करना है, x की वैल्यू को फाइंड करना है। तो x अपनी जगह पे ही रहेगा, ये 16 अपनी जगह पे ही रहेगा, लेकिन ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन यहाँ इसके साइड चेंज करेंगे तो ऑपोजिट हो जाएगा। जैसे प्लस माइनस में, माइनस प्लस में, तो मल्टीप्लाई हो रही हो कोई चीज़ तो वो क्या हो जाए, डिवाइड हो जाती है, ठीक है। तो ये 2 बेसिकली x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था तो यहाँ के डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब ये 16 है, डिवाइडेड बाय 2 है, तो अगर आप इसकी कटिंग करें 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, कैलकुलेटर पे बेशक डायरेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। मैंने कटिंग की है। अभी x की वैल्यू क्या आ गई, 8, तो x का आंसर हमारे पास क्या है, 8। तो सोल्यूशन सेट x इक्वल टू 8, इस तरीके से आप अपना आंसर रिप्रेजेंट कर लीजिएगा, ठीक है। अब ये जो आपका लिखा हुआ है ना, ये भी इनका भी आंसर 8 है, मेरा भी आंसर 8 है, लेकिन मेरा मेथड के अंदर जो अननेसेसरी स्टेप्स है ना वो मैंने स्किप कर दिए, लेकिन इन्होंने किए हुए थे, पता नहीं क्या क्या किया हुआ। ये देखे 3x ऑन बोथ साइड अबव इक्वेशन, तो ये आपने ये वाला नहीं करना है, ये मेथड थोड़ा ना मुश्किल है, आपने ये वाला करना है, ठीक है। हमेशा x की वैल्यू को इसी मेथड से आपने सॉल्व करना है। अच्छा, ये तो आपकी बहुत सिंपल सी क्वेश्चन था। आपके सारे चैप्टर में ना क्वेश्चन का ट्रीटमेंट भी सेम है और है भी बहुत आसान, लेकिन जो ये क्वेश्चन है ना इसकी स्टेटमेंट थोड़ी मुश्किल होती है, इसको समझना पड़ता है। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 2, हम इसी टॉपिक की लीनियर की स्टार्ट करने लगे हैं। इसमें लिखा हुआ है फाइंड 2 कंसेक्टिव ऑड इंटीजर्स हुज सम आर 40, यानी कि कोई ऐसे 2 कंसेक्टिव ऑड इंटीजर, ये जो ऑड है ना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लफ्ज़ है यहाँ पे, ठीक है। आपने कोई से 2 कंसेक्टिव इंटीजर्स फाइंड करने हैं जिनकी वैल्यू, जिनका अगर हम सम का मतलब क्या होता है, ऐड करना, यानी कि जिनको अगर हम जमा करें तो हमारा आंसर 40 आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे उन्होंने नहीं बताया हुआ, ठीक है, उन्होंने नहीं लिखा हुआ कि वो जो हमने कंसेक्टिव ऑड इंटीजर्स लेने हैं वो कौन से लेना है। उन्होंने कहा सपोज करें अपनी पसंद से कोई भी ले लें। अब आपकी बुक में उन्होंने जो लिया हुआ है, उन्होंने लिखा हुआ है 2x + 1, 2 ठीक है 2y + 3 ये लिए हुए हैं, लेकिन मैंने जब अपने टाइम पे आईकॉम लेवल पे ये किया था क्वेश्चन तो मैंने ये सपोज किए थे, ठीक है 2x + 1। आप इसमें से अपनी पसंद से कंसेक्टिव ऑड इंटीजर सपोज कर सकते हैं, ठीक है। आपका आंसर हर हाल में, आप अगर आपने सही सॉल्व किया ना, सपोज आप अपनी पसंद से कर सकते हैं, आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी इंटीजर्स ऑड इंटीजर्स ले सकते हैं, लेकिन अगर आपने सॉल्व सही किया ना, आपने सोल्यूशन में कोई मिस्टेक नहीं रखी तो आपका आंसर 100% 19 और 21 ही आएगा, चाहे आप अपनी मर्ज़ी से ले लें। अब मैं अपनी मर्ज़ी से लूँगी, लेकिन आप देखना मेरा आंसर भी 19 और 21 ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने सपोज करना होता है। सपोज का मतलब होता है आप अपनी पसंद से कुछ भी ले लें, लेकिन अपनी पसंद से कुछ का मतलब क्या कि हमने लेने कंसेक्टिव ऑड इंटीजर्स ही हैं, ऑड इंटीजर्स लेने और कंसेक्टिव लेने। कंसेक्टिव मोस्ट मतलब ना इम्पोर्टेंट लफ्ज़ है इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। अब ये मैंने पहले इस एग्जांपल को सॉल्व करने से पहले मैं सोच रही थी कि आपको थोड़ा सा ना इंट्रोडक्शन दे दूँ कंसेक्टिव वगैरह क्या होता है, उसके बाद फिर मैं आपको सॉल्व करवाऊँगी ना, फिर आपको समझ आएगी ज़्यादा अच्छी, ठीक है। अब ये देखें, सबसे पहले कंसेक्टिव का मतलब क्या होता है, यानी कि ना ये जो रवानी से एक चीज़ चल रही होती है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, जैसे ये कंसेक्टिव नंबर, कंसेक्टिव अगर हम सिर्फ अगर लिखो तो कंसेक्टिव नंबर्स, ठीक है, तो वो इस तरीके अगर हम नॉर्मल नंबर्स लें तो जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 सो ऑन, सारे ये जो नंबर्स हैं ना ये कंसेक्टिव है, यानी कि एक के बाद आने वाले, इनके दरमियान कोई डिफरेंस तो नहीं आ रहा। अगर 1 है तो उसके बाद हमेशा क्या आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 के बाद कोई कहेगा कि 6 आ सकता है, नहीं। अगर कोई भी कहे कि 4 के बाद 8 आता है, 6, ऐसा मुमकिन ही नहीं है, हमेशा 4 के बाद कहते हैं 5। तो ये सारे जो नंबर्स हैं ये कंसेक्टिव नंबर्स हैं, ठीक है। अगर हम ये नॉर्मल नंबर्स की हमने एग्जाम्पल ली, अगर हमें कह देते हैं कि इवन, अभी मैं आपको सिर्फ कंसेक्टिव का कॉन्सेप्ट दे रही हूँ, ऑड इंटीजर वगैरह का नहीं दे रही, ठीक है। अभी आपने सिर्फ कंसेक्टिव का मतलब समझना है।
अगर देखें लिखा हो कि इवन नंबर्स, ठीक है, एक सेकेंड, अगर लिखा हो कंसेक्टिव इवन नंबर्स, अगर सिंपल नंबर्स लिखते हैं तो ये सारे कंसेक्टिव हैं, एक दूसरे के कंसेक्टिव नंबर्स हैं। और सपोज करें कि इस एग्जांपल में लिखा होता कि आपने दो कंसेक्टिव, सिंपल लिखा होता दो कंसेक्टिव नंबर्स लें, उनको ऐड करें तो आपका आंसर 40 आता। तो आप अपने पसंद से ना 1 और 2 को ले सकते थे, 2 और 3 को ले सकते थे, 3 और 4 और 5 को ले सकते, कोई भी अपनी पसंद से ये कंसेक्टिव नंबर चूज़ कर सकते थे। लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते थे कि 1 ले लो, फिर 3 ले लो, फिर 10 ले लो, नहीं, ऐसा नहीं। कंसेक्टिव के एक के बाद एक आने वाला, उसने उस चीज़ ने उसके बाद आना, उसके अलावा कोई नंबर ना आ सकता। जैसे 1 के बाद 2 ही आएगा, 2 के अलावा कोई लफ्ज़ यहाँ पे नहीं आ सकता। अगर सिंपल नंबर्स कंसेक्टिव नंबर्स की बात करें तो अगर इस क्वेश्चन में लिखा होता कि इवन कंसेक्टिव नंबर्स, इवन नंबर्स कौन से होते हैं, ये तो सिंपल नंबर्स की बात कर रही हूँ ना मैं। इवन नंबर्स कौन से होते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 सो ऑन। अब ये इवन कंसेक्टिव नंबर्स हैं। अब 2 के बाद 5 नहीं आ सकता, 2 के बाद 3 नहीं आ सकता। इवन नंबर्स कौन से होते हैं, 2 के टेबल पे डिवाइड होने वाले, जो डिवाइड हो सकते हो, ठीक है, वो इवन होते हैं। और यहाँ पे कंसेक्टिव नंबर्स क्या हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 20 सो ऑन, ये सारे क्या कंसेक्टिव इवन नंबर्स हैं। अगर वो आपको कहते हैं कि आप दो कंसेक्टिव इवन नंबर्स ले लें, उनका सम करें तो आपके पास आंसर 10 आएगा। तो आपने जो लेने थे आप अपनी पसंद से 2 और 4 का एक पेयर ले सकते थे, या 4 और 6 का ले सकते थे, 6 और 8 का ले सकते थे। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप 2 ले लें और 8 ले लें, 4 ले लें और 8 ले लें, ऐसा नहीं। कंसेक्टिव का मतलब एक के बाद एक आने वाला। ये इन दो का पेयर आप ले सकते हैं, इन दो का पेयर ले सकते हैं, इन दो का पेयर ले सकते हैं, ठीक है, अगर इवन की बात करें तो। और कंसेक्टिव की अभी तक मैं समझा रही हूँ, अभी मैंने आगे नहीं समझाया। अगर ऑड इंटीजर्स की, ऑड कंसेक्टिव नंबर्स की बात करें ना, तो ये जो 3 के जो डिवाइड नहीं हो सकते, अगर हम उन्हें मतलब जो 3 के टेबल पे आते हैं, अब जैसे 3 और का मतलब ये नहीं होता कि वो डिवाइड नहीं हो सकते, इसका ये होता है कि मतलब जो 2 के टेबल पे ना आते हो, ठीक है। अब ये 3 2 के पे टेबल पे नहीं आता, 5 नहीं आता, 7 नहीं आता, 9 नहीं आता। अब ये नहीं कि हर नंबर आप मतलब जो 2 पे टेबल नहीं, आप उनमें से कोई भी ले लो, नहीं। कंसेक्टिव का मतलब ये है कि ये इनका एक सीक्वेंस होता है। जैसे 3 के बाद अगर ऑड नंबर्स की बात करें ना, ऑड कंसेक्टिव नंबर्स की बात करें, ठीक है, तो 3 के बाद 5 के बाद 7 के बाद 9, इस तरीके से सारी वैल्यूज़ आती हैं। 3 के बाद 7 नहीं आ सकता, 3 के बाद 9 नहीं आ सकता, ये इनका एक सीक्वेंस है, ठीक है। अगर आपको कहते हैं क्वेश्चन में, क्योंकि मैं आपको ना इंट्रोडक्शन यहाँ पे इसलिए दे रही हूँ क्योंकि आगे एग्जांपल्स में आना है, तो अगर यहाँ पे आप इंट्रोडक्शन में ये थोड़ा सा टॉपिक क्लियर कर लेंगे ना, इसका आपको फ़ायदा होगा आगे एग्जांपल सॉल्व करते वक्त, आगे फर्दर प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त। और आपको पता है कि मैथ का पेपर थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल आता है, ठीक है। और यहाँ पे तो उन्होंने कहा ना कि आप 2 को सपोज करो, अगर वो आपको कह दें 10 को सपोज करो, तो आपको पता होना चाहिए मैंने कैसे 10 को लेना है और क्या उनका सीक्वेंस बनता है, ठीक है। तो इस वजह से मैं ये कर रही हूँ। ये ऑड का कंसेक्टिव ऑड का आपको समझ आ गया क्या होता है। उसके बाद अब अगर आपको कहते हैं ना कि आपने क्या करना है कि इंटीजर्स लेना है, 2 कंसेक्टिव ऑड इंटीजर्स। ऑड इंटीजर्स का मतलब है कि एक तो वेरिएबल आपने लेना है और एक आपने अपनी पसंद का कोई ना यहाँ से ऑड की बात हो रही है ना, यहाँ से आपने कोई नंबर ले लेना है, लेकिन एक वेरिएबल उसमें ज़रूर होगा। वेरिएबल आप x+3 इस तरीके, यहाँ पे 1 भी आना था, ठीक है, 1 भी नहीं 2 के टेबल पे डिवाइड आता, 1 3 5 ये इस तरीके से होगा। आप ना इस तरीके से, अब उन्होंने कहा है कि आपने 2 ऑड कंसेक्टिव इंटीजर्स लेने हैं। एक तो इसमें वेरिएबल हमने ऐड करना ही करना है, ठीक है। आप x ऐड कर लो, आप y ऐड कर लो, आप m ऐड कर लो, o ऐड कर लो, कुछ भी आप वेरिएबल में से चूज़ कर सकते हो। उसमें उन्होंने कहा कि ऐड करने से, यानी कि वेरिएबल के अंदर ऐड करने से आपका आंसर क्या होगा, 40। इसमें से आपने ये हमारे ऑड कंसेक्टिव नंबर्स हैं ना, इसमें से आपने चूज़ करना है, 2 लेने हैं। आप इसका पेयर बना सकते हो। ऐड करने की बात हुई है तो x+1 का एक ले लो पेयर, सपोज कर लो, दूसरा x+3 का, यानी कि ये जो आपने वेरिएबल चूज़ करने हैं ना, ये सेम होने चाहिए। x+1 का एक चूज़ कर लिया, फिर x+3 दूसरा सपोज कर लिया। अगर वो कहते हैं कि आप
4 कंसेक्टिव ऑड इंटीजर्स सपोज करें, तो एक तो मैंने वेरिएबल सपोज किया x प्लस, और ऐड होने की बात हो रही, अगर सब्ट्रैक्ट वगैरह की बात होती तो यहाँ मैं माइनस का साइन लगाती, ठीक है। एक मैंने वेरिएबल सपोज कर लिया, अकॉर्डिंग टू कंडीशन मैंने प्लस लगा लिया। उन्होंने कहा कि आपने 2 और कंसेक्टिव इंटीजर्स लेने। अब मेरा 1 और 3 लेने का नहीं दिल, मैं 2 और लेना चाहती हूँ, मैं 5 और 7 लेना चाहती हूँ। तो मैं एक पेयर बनाऊँगी x प्लस 5 और एक पेयर मैं बनाऊँगी x प्लस 7, ठीक है। अगर वो मुझे कहते हैं कि आप 4 और कंसेक्टिव इंटीजर्स लें, तो मैं एक पेयर बना सकती हूँ x प्लस 1 का, x प्लस 3 का, x प्लस 5 का, x प्लस 7 का, ठीक है। तो इस तरीके से और कंसेक्टिव इंटीजर्स चाहे 2 के चाहे 10 के आप इजीली बना सकते हैं, ठीक है। अब आपकी बुक के अंदर उन्होंने कहा है कि आप 2 और कंसेक्टिव इंटीजर्स लें, जिनको अगर आप ऐड करेंगे तो आपका आंसर 40 आएगा। अब आपकी बुक के अंदर जो उन्होंने वैल्यू ली है ना, उन्होंने ली है 2x प्लस 1, 2x प्लस 3, आप ये भी ले सकते हैं। अगर आप यहाँ y की जगह x लिखना चाहें, आप y 2x प्लस 1 और 2x प्लस 3 लिख के भी सपोज कर सकते हैं, क्योंकि हमने कंसेक्टिव इंटीजर्स को और कंसेक्टिव इंटीजर्स को सपोज करना है ना, तो आप ये भी कर सकते हैं। लेकिन ना ज़्यादा बेस्ट है कि आप इसकी बजाय या इसकी बजाय, इसमें ना थोड़ा आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि मैं भी कन्फ्यूज़ हो गई हूँ। तो आप इसको छोड़ो, आप ना इसी तरीके से अपने कॉन्सेप्ट पे चलो कि ऑड नंबर्स क्या होते हैं ये, और कंसेक्टिव का मतलब क्या होता है कि इसके बाद आने वाले, यानी कि 1 और 3, 3, 5, 5, 7 etc, ठीक है। और जब हमने सपोज कंसेक्टिव इंटीजर्स लेने, एक हमने वेरिएबल सपोज करना है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमने साइन लगाना है, और अपने पसंद से हमने 2 कंसेक्टिव इंटीजर्स ले लेने। अब यहाँ से देखें, अब ये देखें, उन्होंने कहा था कि ओड कंसेक्टिव इंटीजर्स, ओड का मतलब यानी कि ओड, ये उन्होंने लगा दिए, रिस्ट्रिक्शन लगा दिए, यानी कि अब हम इवन या कॉमन नंबर यूज़ कर ही नहीं सकते, हमें हर हाल में क्या करना है, ओड करना है। तो ओड के जो सिंपल है ना वो 1 और 3, उन्होंने 2 का है, हम अपनी पसंद से कोई भी कर सकते हैं, लेकिन हम 1 और 3 ले लेते हैं जो पहले 2 हैं, ठीक है। अपने लिए आसानी करनी चाहिए ना, ज़रूरी 5 और 7 लेना है, आगे मुश्किल लेने, आप आसान ले लो। उन्होंने ओड का है, उन्होंने ये नहीं कहा कि मुश्किल लो, आसान लो, मिड वाले लो, लास्ट वाले लो, ठीक है। तो आप आसानी अपने लिए देखा करो। जैसे मैं आप लोगों को समझाती हूँ ना कि जो आपके पास परसेंटेज है उसको पहले सिंप्लीफाई किया करो, फिर वो छोटी वैल्यू बन जाएगी, फिर उसको सॉल्व करना आसान होगा। इसीलिए ना आपने ऑड इंटीजर्स अगर वो आपको कह देना 2, तो आपने ना हमेशा 1 और 3 को प्रेफर कर, आप कर कुछ भी सकते हो, ठीक है, आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी चूज़ कर सकते हो, लेकिन प्रेफरेंस जो होती है ना वो आसान चीज़ों को देनी चाहिए, ठीक है। अब आप जो आपकी बुक में लिखा हुआ है ना, ये आप ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो ऑड इंटीजर्स में, लेकिन प्रेफरेंस आसानी को देनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको 2 कहें तो मैं अभी आपको ना यहाँ पे लिख के दे देती हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो, आप प्रैक्टिस। अगर आपको कह दें रिक्वायरमेंट में कहा हो कि आप 2 कंसेक्टिव ऑड इंटीजर्स लें, तो ये एक ले लें और दूसरा इसको सपोज कर लेंगे, 3 लिखा हुआ है मैंने, ठीक है। अगर आपको कह दें कि आप 4 कंसेक्टिव ऑड इंटीजर्स लें, तो एक आप ले लें x प्लस 1, फिर ले लें x प्लस 2, फिर ले लें x प्लस 3, यहाँ मैंने लिखा है, फिर अगला x प्लस 5, फिर अगला x प्लस 7, ठीक है। तो आसान चीज़ें लिया करें। और अगर आपको इवन कह दें कि आप इवन इंटीजर्स लें, तो आप इस तरीके से सपोज क्या करें, x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, 3 का तो 3 सपोज कर लें, 4 का तो 4 सपोज कर लें, सपोज करें 4 का x प्लस 8, ठीक है। आपका आंसर एक्यूरेट आएगा, कोई आपका आंसर गलत नहीं करेगा। सपोज चीज़ जो होती है ना वो हम अपने पसंद से कुछ भी सपोज कर लेते हैं। ये थोड़ा ना कॉन्सेप्ट से रिलेटेड था, वो थोड़ा कॉन्सेप्ट से हटके था, वो गलत नहीं था, थोड़ा कॉन्सेप्ट से हटके था, तो आप लोगों के लिए थोड़ी मुश्किल हो जानी थी, तब मैंने आप लोगों के लिए ये सपोज किया, x प्लस 1 मैंने सपोज किया और x प्लस 3 सपोज किया, ठीक है। मैंने अपनी दफ़ा ना वहाँ पर बस y लिखा हुआ था वेरिएबल, और मैंने अपने लिए x सपोज किया था, ठीक है। अच्छा देखिए, उन्होंने कहा है, अब अपने एग्जाम्पल पे वापस आ जाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 में उन्होंने कहा है कि 2 कंसेक्टिव ऑड इंटीजर्स लेने हैं। अब एक भी हमने फर्स्ट भी हमने सपोज करना है, सेकंड भी। फर्स्ट हमने क्या सपोज किया, x प्लस 1, सेकेंड हमने क्या सपोज किया, x प्लस 3। अकॉर्डिंग टू कंडीशन उन्होंने कहा है कि अगर आप इन दोनों जो आपने कंसेक्टिव ऑड इंटीजर्स सपोज किए हैं उनको ऐड करो, आंसर 40 आएगा, ठीक है। अब हम करके देखते हैं कि क्या हमारा आंसर 40 आ रहा है कि नहीं। ये हमने क्वेश्चन लिख दिया, x प्लस 1 एक हमारा हो गया कंसेक्टिव इंटीजर, x प्लस 2 दूसरा कंसेक्टिव इंटीजर, इन दोनों को ऐड करना है तो यहाँ पे प्लस का साइन तो आएगा, ठीक है, यहाँ प्लस का साइन लगाएंगे। अच्छा ये चलें आगे देखेंगे, x है। अब अगर इसे ये ब्रैकेट्स इनको सॉल्व करना है, इसके ब्रैकेट्स को तो हटाना पड़ेगा। अभी x है प्लस 1, अब ये प्लस का साइन है तो ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यूज़ के साइन चेंज नहीं होते, प्लस x
प्लस 2। अभी मैंने सिर्फ ब्रैकेट्स को हटाया है, मैंने सॉल्व कुछ नहीं किया। अब वेरिएबल है और वेरिएबल है, ये भी यहाँ पे साइन नहीं है लेकिन यहाँ पे प्लस है, ठीक है। प्लस एक्स और प्लस एक्स 2x हो गया। एक्स और एक्स प्लस होते हैं तो क्या बनता है 2x प्लस ये 1 है और ये 3 है, ठीक है। ये मैंने असल में यहाँ पे 2 लिखा था तो जगह जगह मिस्टेक हो गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे 3 है, 1 है और 3, 1 और 3 को ऐड करें तो क्या होता है 4। तो यहाँ पे मेरी जो कंडीशन करी है 2 है ना, वो ये हो गया 2x प्लस 4 इक्वल टू 40। ये तो क्वेश्चन में गिवन था कि आप इनको ऐड करेंगे तो 40 बनेगा। अभी जब तक आप यहाँ होंगे ना तो आपको लगेगा हाँ ये कैसे हो सकता है कि इनको ऐड करूँगी तो 40 बनेगा, लेकिन जब आप सॉल्व करेंगे ना तो आप देखेंगे कि इन्हीं से हमारे पास ऐसे आंसर्स आएंगे जिनको हम ऐड करेंगे तो 40 आंसर आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ये सॉल्व नहीं हो सकता, ये अकेला सॉल्व नहीं हो सकता, 2x इधर ही रह जाएगा। ये प्लस 4 यहाँ पे बेकार है, कांस्टेंट है, इसकी साइड चेंज कर दें। ये 40 था, 40 में से यहाँ प्लस 4 था, यहाँ जाके माइनस 4 हो गया। 40 में से 4 को माइनस किया 36 हो गया और ये 2x अपनी जगह पे रह गया, ठीक है। तो ये हमारे पास ये 2x इक्वल टू 36 है। अब ये 2x के साथ मल्टीप्लाई और x अपनी जगह पे रह जाएगा। 2 यहाँ से जाके 36 के नीचे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब 2 1 ज़ा 2, अगर इसके आप डायरेक्ट कैलकुलेट करना चाहें डायरेक्ट कर लें, अदरवाइज आप ना इसकी कटिंग कर लें। 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 8 ज़ा 16, ठीक है। तो इस तरीके से कटिंग करके क्या आंसर आया, x इक्वल टू 18। ये हमारे पास ना x की वैल्यू आई, ये हमारे पास आंसर नहीं आया, ये हमारे पास x की वैल्यू आई। अब हम इसे अपने स्पोज फिगर्स में जब पुट करेंगे तो हमारा आंसर 40 के इक्वल आएगा। हमने ये ऑड इंटीजर की वैल्यू नहीं है, ठीक है। अब हम कहाँ थे, अच्छा यहाँ पे थे, कटिंग कर लिए 18 आ गया और ये हमारे पास x की वैल्यू आई है। अब हमने ये सपोज किए होते हैं, ये इसकी ओरिजिनल वैल्यू नहीं है फर्स्ट इंटीजर और सेकंड इंटीजर की, ठीक है। तो हम पहले फर्स्ट इंटीजर की वैल्यू निकालेंगे, ऑड इंटीजर की, फिर सेकंड। अब ये जो हमारे पास x आया है ना, हम यहाँ पे लिखेंगे नाउ फर्स्ट ऑड इंटीजर इक्वल टू x प्लस 1। ये हमने जो सपोज किया था। अब ये हमने x की वैल्यू क्या फाइंड की 18। अब यहाँ पे x की जगह हम x नहीं लिखेंगे, अब x की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं तो यहाँ पे हम लिखेंगे 18 प्लस फार्मूला का 1 अप्लाई करेंगे, 1 आ जाएगा तो 18 प्लस 1 इक्वल टू 19, ठीक है। अब यहाँ पे ये हमारे पास फर्स्ट, अब ये जो हमारे पास 19 आया है ना, ये हमारे पास फर्स्ट ऑड इंटीजर की वैल्यू आ गई है, ठीक है। यहाँ पे हमने सपोज किया था लेकिन यहाँ पे अब हमने वैल्यू फाइंड कर लिया। अपने बुक से मैच करें, आपका भी 19 है वहाँ बुक पे भी, ठीक है। तो यहाँ पे अब सेकेंड ऑड इंटीजर था x प्लस 3। यहाँ पे मैंने लिखा कि सेकेंड ऑड इंटीजर इक्वल टू x प्लस 3। x की वैल्यू हमने निकाल ली है 18, यहाँ पे 18 आ जाएगा प्लस और 3, ये जो हमने सपोज किया होता है 7 आ जाएगा। 3 ऑड इंटीजर, इन दोनों को जब ऐड करेंगे 18 प्लस 3 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 21। यानी कि अब जो सेकंड ऑड इंटीजर था ना उसकी वैल्यू है 21। अब देखते हैं कि क्या आया, जो हमने वैल्यूज़ फाइंड की हैं वो सही की हैं या गलत की हैं। अब यहाँ पे देखें, उन्होंने कहा क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या थी कि अगर आप 2 कंसेक्टिव इंटीजर्स लें, ऑड इंटीजर्स लें, उनकी वैल्यूज़ को ऐड करें तो आंसर 40 आएगा। अब देखें, एक हमने आंसर निकाला 19, एक हमने आंसर निकाला 21 और आंसर हमारा आना चाहिए 40 के इक्वल। ऐसा ही है ना, वेरिफिकेशन अब यहाँ पे कर रहे हैं। अब आप 19 और 21 को ऐड करें ना तो आपके पास आंसर आएगा 40 इक्वल टू 40, यानी कि हमारा क्वेश्चन वेरीफाई हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या सपोज किया, मैंने सपोज किया x प्लस 1 x प्लस 5। अगर कोई बच्चा यहाँ पे सपोज करना चाहे x प्लस 5 और x प्लस 7, उसका आंसर भी सेम यही आएगा, ठीक है। बस उसने कंसेक्टिव इंटीजर सपोज किए हो, ठीक है, उसमें कोई मिस्टेक ना की हो। और आपकी बुक वालों ने यहाँ पे क्या सपोज किया हो था, एक सेकेंड, आपकी बुक वालों ने यहाँ पे सपोज किया होता x प्लस 1 x प्लस 3, इनका भी वही आंसर आया जो हमारा आंसर आया, ठीक है। तो आपने वैसे वही सपोज करना है जो अभी मैंने आपको समझाया है। ये मुश्किल है, ये आसान है, ठीक है। यहाँ पे आपकी एग्जांपल नंबर 2 भी कंप्लीट हो गई है और एग्जांपल नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। अब ये जो एग्जांपल है ना, ये इंपॉर्टेंट है। अब ये इसमें तो ये जो थी फर्स्ट, ये तो बहुत ज़्यादा सिंपल थी, ये थोड़ी सी उससे कॉम्प्लेक्स थी। बस ये में कॉम्प्लेक्स थी क्योंकि मैंने आपको समझाया ना तो टाइम ज़्यादा लगे। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम कम लगेगा और ये आपको आसान लगेगी। अब ये वाली जो एग्जांपल नंबर 3 है, अब एग्जाम्पल नंबर 3 पेज नंबर 55, लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर इज़ 3 फीट्स लेस दैन 2 टाइम्स ऑफ इट्स विड्थ। यानी कि एक रेक्टेंगुलर है, उसकी लेंथ जो है वो 3 फीट्स कम है 2 टाइम्स अगर हम विड्थ को ले लें, यानी कि विड्थ क्या यानी कि चौड़ाई से, ठीक है, और लेंथ क्या होता है, लंबाई, ठीक है। एंड इट्स पैरामीटर इज़ 60 फीट्स
कैलकुलेट द विथ एंड लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर। और आपने क्या फाइंड करना है, आपने विथ और लेंथ फाइंड करना है। अब यहाँ पे उन्होंने कहा है, उन्होंने हमें कुछ भी नहीं बताया, सिर्फ उन्होंने हमें पैरामीटर की वैल्यू दी और कोई वैल्यू नहीं दी, और उन्होंने कहा है लेकिन उन्होंने हमें हिंट दिए हैं, ठीक है। ये हमारे पास एक हिंट है जिससे हम इनकी वैल्यूज़ को फाइंड कर सकते हैं। हमने फाइंड करना क्या है, हमने विथ फाइंड करनी है और लेंथ फाइंड करनी है। अब यहाँ पे ये आपके पास सोल्यूशन है, ठीक है। मैं इसके ऊपर से एक्सप्लेन करूँगी ना, ठीक है, टाइम सेव करने के लिए, ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए, तो आपको इतनी अच्छी समझ नहीं आनी, ठीक है। मैंने यहाँ पे आई थिंक सॉल्व किया है या अभी करना है, अच्छा अभी करना है, थोड़ा सा सॉल्व किया था तो अभी आपके सामने कर लेते हैं। अच्छा ये देखें, पहले ना इस एग्जाम्पल को स्टार्ट करने से पहले इसका थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं। जब इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ज़हन में बैठ जाएगा ना, फिर इसको सॉल्व करना आसानी रहेगी उसमें, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 का ओवरव्यू लेते हैं कि एक हमारे पास रेक्टेंगुलर है। ये देखें कि हमारे पास एक रेक्टेंगुलर है, इसका एक पैरामीटर, इसकी उन्होंने ये जो एक रेक्टेंगुलर की ये शेप होती है, ठीक है। उसकी ये जो साइड्स होती हैं ना, ये इन साइड्स को हम नाम देते हैं विड्थ का, और ये जो साइड्स होती हैं ना छोटी छोटी, इनको हम नाम देते हैं लेंथ का, ठीक है। अब ये जो इसके दरमियान वाला एरिया होता है ना, इसको हम नाम देते हैं पैरामीटर का। अब उन्होंने कहा है कि पैरामीटर है 60, लेकिन आप क्या फाइंड करो, आप लेंथ और विथ फाइंड करो, ठीक है। ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, आप क्या फाइंड करो, लेंथ फाइंड करो और विथ फाइंड करो। लेकिन उन्होंने हमें कुछ हिंट दिए हैं। वो उन्होंने क्या हिंट दिए हैं, उन्होंने कहा है कि जो आपकी विथ है ना, वो आपकी जो लेंथ है वो 3 फीट कम है विथ का 2 टाइम लेने से। यानी कि आप विथ लो, उसका 2 टाइम लो, उससे आप 3 फीट को कम करो तो आपके पास लेंथ आ जाएगी, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यानी कि हम अपनी विथ को सपोज करेंगे। विथ की वैल्यू जब हमारे पास आ जाएगी, उसका हम 2 टाइम लेंगे, उसमें से हम 3 फीट को माइनस करेंगे तो हमारे पास लेंथ भी आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे हमने सपोज विथ इक्वल टू, यहाँ पे ये हमारे पास कंडीशन है। कंडीशन में क्या है कि जो लेंथ है वो 3 फीट कम है, ये लेस देन का साइन होता है, ठीक है। 3 फीट कम है 2 टाइम्स अगर आप विथ का ले लो, ठीक है। यानी कि जब यहाँ से आपको स्टार्ट करवाती हूँ, ठीक है। हमने विथ सपोज की, एक्स सपोज करते हैं कि हमारी जो विथ है ना ये रेक्टेंगुलर की, इसकी ये एक्स है, क्योंकि हमारे पास इसकी वैल्यू नहीं है तो हम सपोज करेंगे ना। अब यहाँ पे एक्स के बजाय वाई या कुछ भी अपनी आसानी के लिए आप लिख सकते हो, एम एन, ज़्यादा बेस्ट है कि आप एक्स ही लिख लीजिएगा, ठीक है। विथ है हमारे पास x, अब हमने उसका 2 टाइम लेना है, 2 टाइम्स ऑफ इट्स विथ, यानी कि जो हमारे पास विथ है इसका पहले हम 2 टाइम लेंगे, तो x को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें उसका 2 टाइम लेने के लिए तो 2x हो जाएगा। अगर यहाँ पे 3 टाइम्स लिखा होता तो हम 3x के साथ 3x लिखते, 4 टाइम्स लिखा होता तो x को 4 से करते तो हमारे पास 4x हो जाता, यानी कि इतनी दफ़ा ज़्यादा। अब ये 2 टाइम्स था तो मैंने यहाँ पर 2x लिखा, ठीक है। अब ये तो हमारे पास विथ आ गई है, ये हमारे पास विथ की वैल्यू है, और ये विथ का जो है ना फर्दर 2 टाइम्स से आगे। और हमने क्या करना है, उन्होंने कहा जो लेंथ है ना वो अगर आप 2x जो आपके पास विथ होगी उसमें से आप 3 फीट को माइनस करो, ये 2x जो आपके पास विथ होगी उसमें से 3 फीट को माइनस करो, आपके पास लेंथ की वैल्यू आ जाएगी। तो लेंथ इक्वल टू 2x, ये जो हमने सपोज किया माइनस 3 फीट, तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा लेंथ का। लेकिन पैरामीटर आपका कितना है 60, तो ये चीज़ें हमारे पास क्वेश्चन गिवन थी। अब ये जो हमने एक मैथ की फॉर्म में डाटा को रिकॉर्ड किया है, इससे हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान होगा। ये वही सब कुछ है जो आपके पास क्वेश्चन में गिवन था, अभी तक हमने फर्दर कुछ भी अपने पास से फाइंड नहीं किया, ठीक है। अब जो मैंने आपको यहाँ तक लिखा है ना, मैं आपको एक दफ़ा पूरा सॉल्व कर लेती हूँ, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, फिर उससे टाइम काफ़ी बच जाता है, ठीक है। अब देखें पैरामीटर की जो वैल्यू है वो क्वेश्चन में गिवन है, वो कितनी थी 60। अब 60 कैसे आया है, अगर हम ये जो हमारे पास हमने रेक्टेंगुलर सपोज किया था ना, ये किया था, इन सारी साइड का अगर हम हमेशा टोटल लेते हैं ना तब हमारे पास पैरामीटर की वैल्यू आती है। तो हमारे पास अभी तक साइड की वैल्यू नहीं है, लेकिन अगर हम इसका सम लेना तो हमारे पास पैरामीटर की वैल्यू आएगी। अब देखें कि एक साइड ये हमारे पास क्या होती है, ये हमारे पास विथ होती है, ये हमारी लेंथ होती है, ये विथ होती है, ये लेंथ होती है। इन सारी वैल्यूज़ को ऐड करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास पैरामीटर का इक्वल आंसर आएगा। फिर उससे हम फर्दर फाइंड कर लेंगे वैल्यूज़। अब देखें विथ हमने क्या सपोज किया इस क्वेश्चन के अंदर, विथ हमने सपोज की ये, इसकी वैल्यू हमने क्या सपोज की है x, और लेंथ की वैल्यू हमने क्या सपोज की, ठीक है। अब देखें ये हमने एक्सपोज किया था और ये हमने लेंथ क्या सपोज की थी कि 2x अगर हम विथ ले लें उसमें से हम
2x यानी कि जो हमारे पास विथ है उसका अगर वो हम लें, उसमें से हम अगर 3 फीट को माइनस करें तो हमारे पास क्या आ जाएगी, लेंथ। तो ये हमने ये भी सपोज की हुई है और विथ भी सपोज की हुई है, ठीक है। सम ऑफ ऑल साइड्स यानी कि हमारे पास जो चारों साइड्स हैं इनका अगर हम आपस में ऐड कर लें तो हमारे पास 60 आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो हम चारों साइड्स जो हमने विथ को हमने क्या सपोज किया हुआ है, विथ को हमने सपोज किया हुआ है x प्लस इसको l को हमने क्या सपोज किया हुआ है, अब 2x माइनस 3, ठीक है, प्लस फिर हमने विथ को क्या सपोज किया हुआ है, ऑब्वियसली विथ की एक ही वैल्यू है, जो ऊपर है वही नीचे है, तो यहाँ पे भी x। एल को हमने क्या सपोज किया हुआ है, 2x प्लस 3, जो यहाँ पे सपोज किया ऑब्वियसली वो भी वही साइड यहाँ पे होगी, क्योंकि लेंथ की जो दोनों साइड की लेंथ होती है वो हमेशा सेम होते हैं, जो विथ होती है वो सेम होती है, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही वैल्यू आ गई, ठीक है। अगर हम इन चारों साइड्स को आपस में ऐड करें तो हमारा आंसर 60 के इक्वल आना चाहिए, और ये हमारे पास जो पैरामीटर है। अब इनकी प्रैक्टिस को आप खोल के लिख लें। अब ये सीक्वेंस फॉलो करना ज़रूरी नहीं है कि मैंने इसको इसमें ऐड किया, फिर ये ऐड किया, फिर ये सर्कल ऐसे वैल्यूज़ ऐड किए, तो आप भी ऐसे वैल्यूज़ ऐड करो। आप अपनी मर्ज़ी से आप ऐसे कर सकते हो कि ये विथ थी, एक विथ की वैल्यू x, दूसरी विथ की वैल्यू x, यानी कि एक विथ की वैल्यू x, दूसरी विथ की वैल्यू x, प्लस एक लेंथ की वैल्यू ये, एक लेंथ की वैल्यू ये, ठीक है। लेकिन ये मैंने इस तरह किया है कि यानी कि ये ज़्यादा मुझे सीक्वेंस अच्छा लगा है, ठीक है। यानी कि ये विथ है, ये लेंथ है, ये फिर आगे विथ है, ये फिर लेंथ है, ठीक है। अब इसको आपस में सॉल्व करें। पहले सबसे पहले इसकी ब्रैकेट्स को ऑफ करेंगे, उसके बाद फिर फर्दर इसको सॉल्व करेंगे। x प्लस 2x माइनस 3 प्लस x प्लस 2x माइनस 3, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें कि यहाँ 2 के साथ साइन नहीं था, लेकिन ये बाहर प्लस आना, लेकिन यहाँ पे आप देखें कि यहाँ मैं साइन ही लगाया, ठीक है, यहाँ पे मैं साइन ही लगाया था, आप लोग लगा लेना, ठीक है। ये हमने ब्रैकेट्स को ऑफ किया, अभी तक हमने इसे सॉल्व नहीं किया। अब ये देखें कि एक जैसी वैल्यूज़ ऐड होंगी, ये x है, ये भी ये सिंपल x है, ये सिंपल x है, तो x में x ऐड किया तो क्या हो गया, 2x। ये भी सॉल्व कर लिया, ये भी सॉल्व कर लिया। अब ये प्लस 2x, ये भी प्लस 2x, 2 और 2 क्या हो गया, ऐड होके 4x हो गया, 2x ऐड होके 4x हो गया, प्लस बड़ी रकम का साइन आ गया, ठीक है। उसके बाद ये माइनस 3 है, ये माइनस 3 है, माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस प्लस, तो अगर 3 में 3 को ऐड करें तो हमारे पास क्या आता है, 6, और जो साइन होता है बड़ी रकम का ये दोनों सेम है तो माइनस का साइन आएगा, ठीक है। होंगे ये प्लस माइनस का साइन आएगा एज़ पर मैथमेटिकल रूल्स, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या बन गया, ये 2x बन गया और ये 4x, अभी इन दोनों का यूनिट सेम है, तो हम क्या करेंगे, 2x प्लस 4x इक्वल टू करेंगे 6x माइनस 6, और यहाँ पे हमारे पास पैरामीटर ये जो क्वेश्चन में गिवन था 60 60 60, तो ये हमारे पास कंडीशन क्रिएट हो गई है। अब क्या करेंगे कि अब ये आपस में सॉल्व नहीं हो सकते, ये सॉल्व नहीं हो सकते, आप इसको इस साइड, इसको इसी की साइड रहने दो, ठीक है। ये कांस्टेंट है, इसकी साइड चेंज कर दो, यहाँ पे 60 है, यहाँ पे प्लस 6 है, यहाँ के क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे माइनस 6 है, यहाँ के क्या हो जाएगा, प्लस 6 हो जाएगा। 60 के अंदर 6 को ऐड करो तो आपके पास आंसर आएगा 66 इक्वल टू 6x। अब ये आपस में 6x सॉल्व नहीं हो सकते, ये यहाँ पे आ जाएगा x, 6x के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। अब 66 के नीचे आप x को ले आओ और डिवाइड कर दो, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो साइड चेंज होकर डिवाइड में आ जाएगा। अब 6 1 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6, ठीक है। कटिंग कर लें या डायरेक्ट कैलकुलेट कर लें, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या रह गया, 11 और यहाँ पे रह गया x, यानी कि x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 11, क्या x की वैल्यू 11 हमारा फाइनल आंसर है। अगर हम इसको रीअरेंज करके लिखना चाहें, मैं आप पूरा लिख लीजिएगा रीअरेंजमेंट या रीअरेंज, तो हमारे पास बनता है x का आंसर 11। अब यहाँ पे देखें कि हमने एक वैल्यू तो फाइंड कर ली है, हमने क्या वैल्यू फाइंड की है कि जो हमारे पास x है उसकी वैल्यू क्या 11, ठीक है। अब हमने विथ किसको सपोज किया था 11, अब ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब इससे हम आगे फर्दर ये सारी वैल्यूज इजीली फाइंड कर लेंगे, ठीक है। अब हमने क्या किया था, हमने किया था कि जो क्वेश्चन जब सॉल्व करना स्टार्ट किया था, हमने किया था कि जो हमारे पास विथ है वो हमारे पास है x, और यहाँ पे x की वैल्यू निकल आई है, तो यानी कि विथ हमारे पास क्या है 11, ठीक है। विथ का आंसर हमारे पास क्या है 11, और आपकी बुक के अंदर भी विथ का आंसर 11 लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि अगर आप विथ का 2 टाइम्स लें, यानी कि विथ का 2 टाइम्स ओ विथ,
यानी कि विथ का 2 टाइम्स लें, विथ की वैल्यू हमारे पास आ गई, इसका 2 टाइम लेना है, क्या मतलब, यानी कि इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, यानी कि 22 आ गया। यानी कि ये हमारे पास विथ का 2 टाइम्स है, यानी कि अगर हम अपनी विथ की वैल्यू का 2 टाइम ले लें तो हमारे पास क्या बनता है 22। अब ये हमारे पास ये विथ का आंसर है, ये हमारे पास रेक्टेंगुलर की विथ है, ये विथ का 2 टाइम्स है। अब 2 टाइम्स लेने के बाद हमने अपनी लेंथ की वैल्यू फाइंड करनी है। लेंथ के लिए हमने क्या सपोज किया था कि जो हमारे पास 2 टाइम वो विथ है उसमें से हम 3 फीट को माइनस करें तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, हमारे पास लेंथ की वैल्यू आ जाएगी। तो हमने यहाँ पे क्या सपोज किया हुआ था, 2x में से 3 को माइनस करो तो हमारे पास लेंथ आ जाएगा। इसी तरीके से हमने रिप्रेजेंट किया था ना अपनी इस पूरी कंडीशन को मैथ के अंदर। तो 2 एज इट इज़ आ गया, x की वैल्यू हमने फाइंड किया, क्या हमारे पास आए 11, माइनस 3 फीट को माइनस करें तो आपके पास 2 1 ये आ गया 22 माइनस 3। अब 22 में से आप 3 को माइनस करें, आपके पास आंसर आएगा 19 फीट, 19, ठीक है। तो यानी कि ये आपके पास 19 किसका आंसर है, ये आपके पास ये जो आपने यहाँ पे लेंथ फाइंड किया ना इसका आंसर है। तो विथ भी आपको पता चल गई, विथ कितनी है 11 और उसके बाद लेंथ इसकी कितनी है 19। अब उन्होंने कहा है ये क्वेश्चन की यहाँ पे रिक्वायरमेंट पूरी हो गई है, ठीक है। विथ का आंसर भी हमने निकाल लिया है और लेंथ का आंसर भी हमने निकाल लिया। अब हम चेक करते हैं क्या हमने जो विथ और लेंथ फाइंड किया है इस IS का आंसर सही भी है कि नहीं। अब इसकी वेरिफिकेशन कैसे करेंगे कि देखें क्वेश्चन में हमें कहा था उन्होंने कि जो इसका टोटल पैरामीटर है ना वो है 60 और हमने किया और 60 कैसे आता है कि जब हम सम ऑफ ऑल साइड्स इसकी सारी यानी कि रेक्टेंगुलर की सारी साइड्स को जमा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा पैरामीटर का आंसर। अब एक हमने यहाँ पे ये लिखा था ये इधर, ठीक है। यहाँ पे हमने साइड्स कितनी होती है, एक रेक्टेंगुलर के अंदर 2 विथ होती है और दो विथ होती हैं और 2 दफ़ा लेंथ होती है, यानी कि एक विथ ये वाली, एक विथ ये वाली, एक लेंथ ये वाली, एक लेंथ ये वाली, ठीक है। ये 4 साइड्स हो गई। अब देखें कि अगर हमारे पास देखें एक विथ का आंसर है 11, दूसरी विथ का क्या आंसर होगा, ओब्वियसली वो भी 11 होगी। और लेंथ हमने एक क्या, एक अगर इसका आंसर है 11, सॉरी इसका आंसर अगर 11 तो इसका आंसर क्या होगा 11। इसका आंसर हमने 19 निकाला है तो इस साइड का आंसर भी क्या होगा 19 होगा, ठीक है। इसकी यानी कि यही लंबाई चौड़ाई होगी। अब 11 11 19 प्लस 19, अब अगर हम इन्हें ऐड करें ना और हमारा आंसर 60 यानी कि पैरामीटर इक्वल आए तो इसका मतलब है कि जो हमने लेंथ और विड्थ फाइंड की है ना वो बिल्कुल सही की है। अगर इनका आंसर इनके इक्वल नहीं आ रहा ना तो मतलब हमने कोई ना कोई मिस्टेक कर दी है, ठीक है। तो अभी तो आपके सामने बुक है, आप बुक से वेरीफाई कर रहे होंगे, अच्छा 11 है तो 11 आ गया, ये हमारा आंसर बिल्कुल बुक के एक्यूरेट आ गया, मतलब ये क्वेश्चन ठीक है। लेकिन पेपर में तो आपके पास ये बुक नहीं होगी ना, आपको ना याद होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन का ये आंसर था, वहाँ आपको वेरीफाई करने की ज़रूरत पड़ेगी कि मैंने जो ये लेंथ और विड्थ फाइंड की है इसका आंसर मेरा सही है या गलत, ठीक है। तो आपने इस तरीके से वेरीफाई करना है। एक साइड का आंसर के 11 प्लस 11 प्लस 19 प्लस 19। अब देखिए हमने अपनी चारों साइड की जो वैल्यूज़ निकाली हैं उसका अगर हम टोटल लें तो मेरे पास क्या आया 16, यानी कि मैंने अपनी चारों साइड की वैल्यूज़ को ऐड किया तो मेरे पास 60 आया है। और यहाँ पे भी 60 राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ़्ट हैंड साइड, यानी कि हमने जो वैल्यूज़ फाइंड किए हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट किए हैं, ठीक है। हम क्योंकि हमारा आंसर बिल्कुल पैरामीटर के इक्वल आया है। और यहाँ पर आपकी जो एग्जाम्पल नंबर है ना 3 वो भी कम्प्लीट हो गई है। यहाँ तक मैंने आज के लेक्चर में ना मैंने आपको यहाँ तक आपकी बुक का सिलेबस कंप्लीट करवा दिया है। अब जो कल का हमारा जो टॉपिक है ना वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, चैप्टर नंबर 5 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। इसमें क्योंकि इसकी भी एक अलग वीडियो बनानी पड़ेगी क्योंकि इसके अंदर ना 3 मेथड्स हैं। अब मुझे लगा था कि मैं सारे एग्जांपल्स को ना 1 घंटे की वीडियो में कंप्लीट करवा लूँगी, लेकिन समझाते हुए एक टॉपिक की वीडियो की 3 एग्जाम्पल करवाते हुए 1 घंटा हो गए। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला टॉपिक कल स्टार्ट करेंगे। इसके आगे 3 मेथड होते हैं, ठीक है। फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड, ठीक है। तो वो हमें एक इक्वेशन देते हैं और कहते हैं कि आप इसे सॉल्व करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन देते हैं। इसकी एक स्पेशल इक्वेशन होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। जैसे लीनियर इक्वेशन की अपनी इक्वेशन होती है ना, इसी तरीके से इसकी भी अपनी इक्वेशन होती है, ठीक है। तो वो कभी कह देते हैं कि आप इसे फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करो, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करो या क्वाड्रेटिक फार्मूला से। अगर आप इनमें से उस एक इक्वेशन को सॉल्व करो, इनमें से किसी भी एक मेथड से आपका आंसर हमेशा सेम आएगा, ठीक है। जैसे अभी कंसेक्टिव इंटीजर्स में हमने सपोज करने की बात थी कि आप इनमें से कुछ भी सपोज
कर लो, आपका आंसर सेम आएगा। सेम इसी तरीके से जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सॉल्व करेंगे ना, तो आपका आंसर हमेशा क्या आएगा, इक्वल आएगा, चाहे आप फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करो, चाहे आप कंप्लीट स्क्वायर या क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, तो कल इंशाल्लाह इस टॉपिक पे लेक्चर बनाऊंगी आप लोगों का। फिर उसके बाद आपका ये थर्ड टाइप रह गई है, उसका आई थिंक एग्जाम्पल में नहीं गिवन है ना, ये अच्छा यहाँ पे गिवन है। ये आपकी एक टाइप रह गई है, और उसके बाद आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाएगी। चलें ठीक है, इंशाल्लाह फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको क्वाड्रेटिक वाला टॉपिक क्लियर करवा दूँगी।